नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरे आज के वीडियो में मैं आपको टॉप 10 सीरीज़ का चौथा वीडियो के बारे में बताऊंगा। तो सुपर टेट के एग्जाम से संबंधित यह मेरा चौथा वीडियो है और यह वीडियो भी पूर्व के 3 वीडियो की भांति ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आधारित है। आप लोग ने मेरे वीडियो को देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो आप सुपर टेट के प्लेलिस्ट से उन तीनों वीडियो को देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको इस वीडियो में 10 नए शब्द उपलब्ध कराता हूं और उन शब्दों को, उन वर्ड को मैं मतलब उसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन करके आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको इन सब चीज़ों को याद करने की आवश्यकता न पड़े। तो मेरे इस प्रयास में मैं अब आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा आप लोग से विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर चालू कर लें। और यदि आपको मेरा यह वीडियो, मेरा यह प्रयास आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। और लाइक और शेयर ही ना करिएगा बल्कि अपने अमूल्य सुझाव देकर भी मुझे आप अवगत कराइएगा ताकि मैं आने वाले वीडियो को, आने वाले जो वीडियो कंटेंट हैं उसको मैं और भी ज़्यादा बेहतर बना सकूँ। तो चलिए अब आपका समय बर्बाद न करते हुए मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ, जो कि मेरा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आधारित टॉप 10। तो टॉप 10 में मैं आपको अब मैं इसके बारे में सोच एक्सप्लेनेशन करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि आप लोग ने मेरे बोर्ड पे देख रहे हैं कि मैंने 10 नए वर्ड को, वन वर्ड को मैंने प्रस्तुत करने के लिए मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं। उस सेंटेंस को एक एक करके मैं आपको समझाता जाऊँगा और उसी के आधार पे मैं उसको एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा कि इसको क्या कहते हैं। जैसे पहला है अ फीलिंग ऑफ रिवरेंस मिक्स्ड विथ फियर, यानी कि वह भावनाएं जिसमें भय जो होता है, डर होता है, वो व्याप्त हो। तो डर व्याप्त होने वाली स्थिति को क्या कहते हैं, उसी को हम वन वर्ड में बोलते हैं AWE। आ का मतलब होता है, ठीक है, भय की स्थिति। जब व्यक्ति बहुत ही डर जाता है, बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो जाता है तो उसमें व्यक्ति का जो स्थिति होती है वो आ कहलाता है। मतलब एक तरह से ऐसा समझिए कि ये बहुत ही ज़्यादा, ये डर की चरम सीमा होती है। इसमें ज़्यादा बहुत व्यक्ति जो, मतलब व्यक्ति जो होता है बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, ठीक है। तो यह स्थिति जो होती है आ होता है। गिव और रिसीव समथिंग इन प्लेस ऑफ अनदर, मतलब इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को देना या प्राप्त करना किसी दूसरे वस्तु के बदले। यदि अगर हम किसी वस्तु को देकर किसी दूसरी वस्तु को लेन देन करें तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को जो हम कहते हैं उसको बोलते हैं एक्सचेंज। EXCHANGE, एक्सचेंज। एक्सचेंज को हिंदी में विनिमय बोलते हैं। तो यह विनिमय जो होता है वो जरूरी नहीं है कि नोटों के बीच ही एक्सचेंज हो। एक्सचेंज जो होता है वस्तुओं के बीच में भी हो सकता है। कभी कभी आप मतलब ने सुना होगा, जैसे कोई व्यक्ति दाल को देता है उसके बदले चावल लेता है, या चावल देता है उसके बदले गेहूँ लेता है। तो ये सब अगर प्रक्रिया हो तो वो भी एक्सचेंज कहलाती है। या हम नोट के बदले नोट लेते हैं, जैसे रुपए दे दिए उसके बदले डॉलर ले लिए, या डॉलर के बदले पाउंड ले लिए। तो अगर ऐसा करते हैं तो वह एक्सचेंज होता है, उसको हम विनिमय की प्रक्रिया बोलते हैं। तो इसमें यही चीज़ होता है कि हम किसी वस्तु का लेन देन करते हैं किसी दूसरे वस्तु के बदले। अब वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, देखिए इसमें 2 मैंने वन वर्ड दिए हैं, वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स एंड वन हु लुक्स ऑन द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहला समझिए कि वह व्यक्ति जो किसी वस्तु के ब्राइट साइड को देखता है, उजला पक्ष को देखता है, ठीक है। तो जब कोई उजला पक्ष को देखे, यानी कि वस्तु को, यानी कि उसकी जो थिंकिंग हो पॉजिटिव हो, तो जब थिंकिंग उसकी पॉजिटिव होती है तो ऐसे व्यक्तियों को हम आशावादी बोलते हैं। तो उसको इंग्लिश में जो होते हैं ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, ठीक है, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। और इसी प्रकार इसका अपोजिट होता है जो किसी वस्तु के डार्क साइड को देखता हो, मतलब उसके अंधकार पक्ष को देखता हो, तो उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। PESSIMIST, पेसिमिस्ट। तो ये ई है पेसिमिस्ट। तो अगर कोई व्यक्ति उजला पक्ष को देखे तो ऑप्टिमिस्ट और अंधकार पक्ष को देखे तो पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत आशावान होते हैं, वह जीवन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वह पॉजिटिव बातें करते हैं,
धनात्मक बातें करते हैं, उनका दृष्टिकोण धनात्मक होता है, वो हमेशा ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो जिसके लिए वो जीना चाहते हैं। और इसके विपरीत जो पेसिमिस्ट होता है, इसमें व्यक्ति निराश हो जाता है, निराशा से भरे बात करते हैं। आप लोगों को एक पोएम पढ़े होंगे जो कि पीबी शैली का ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम है। उसमें जो कवि है, उसमें कवि की निराशावादिता को ही प्रकट किया गया है पूरे पोएम में, क्योंकि यहाँ कवि जो है बहुत ही उदासीन भाव से उसने कविता को लिखा है। कविता का जो अर्थ है बहुत ही उदासीनता लिए हुए है। तो इसमें जो कवि है वो पेसिमिस्ट है, उसके जो भाव हैं वो पेसिमिज्म के अंतर्गत आते हैं, निराशावादिता के अंतर्गत आता है। तो अगर हम किसी वस्तु के उजले पक्ष को देखते हैं तो हम उसको ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। यदि हम किसी वस्तु के डार्क साइड को देखते हैं तो हम उसमें निराशावादी होंगे। तो आशावादी और निराशावादी क्या है ये आपको समझ आ गया होगा। ये अक्सर ये दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अब दूसरा देखिए, वन फॉर विच नो सैलरी इज पेड, मतलब कि वह कार्य जिसके लिए कोई सैलरी न दिया जाए, कोई वेतन न दिया जाए। तो ऐसे कार्य जिसके लिए वेतन देने की प्रावधान न हो, वेतन न दिया जाए, उसको बोलते हैं अवैतनिक। इंग्लिश में उसको हॉनरी बोलते हैं, HONORY, हॉनरी। तो हॉनरी बोला अवैतनिक, यानी कि अगर हम कोई कार्य करते हैं जिसके लिए हमको वेतन न दिया जाए, वेतन न मिले, तो वह जो स्थिति होगी वह हॉनरी मतलब ऑनरी होगा, ठीक है, अवैतनिक होगा। इसमें यह चीज होता है साउंडलेस होता है, ऑनरी पढ़ते हैं इसको। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटेन बाई हिमसेल्फ, इसमें देखिए दो है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन रिटेन बाई हिमसेल्फ और दूसरा द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन रिटेन बाई अदर। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि जिसमें अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन इतिहास के बारे में लिखता है, मतलब अपने बारे में लिखता है, तो उसको हम बोलते हैं आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी। इंग्लिश में उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, AUTOBIOGRAPHY, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा। जैसे गांधी जी ने मेरी आत्मकथा लिखा, ठीक है, उन्होंने अपने बारे में, ठीक है, अपने जीवन के बारे में अपने किताब में लिखा। तो उन्होंने अपने बारे में जो गांधी जी ने लिखा तो उसको हम गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी कर सकते हैं। तो ये ऑटोबायोग्राफी होता है। और अगर वही चीज़ यानी कि किसी के व्यक्ति का इतिहास जो है कोई दूसरा व्यक्ति लिख दे तो उसको हम चरित्र चित्रण बोलते हैं, यानी उसको बायोग्राफी बोलते हैं, बायोग्राफी, ठीक है। तो बायोग्राफी में क्या होता है कि हम मतलब किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति का मतलब इतिहास बताया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, उसके जीवन के बारे में बताया जाता है। जैसे सपोज कर लीजिए, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उनके बारे में अगर कोई फिल्म बन जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद का वह बायोग्राफिकल फिल्म होगा, जिसको किसी दूसरे व्यक्ति ने, जैसे कोई डायरेक्टर ने या किसी लेखक ने लिखा, ठीक है। तो यह ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी हो गया। अब इसके बाद ये जो मेरे तीन है वो मिलते जुलते हैं, मर्डर ऑफ इन्फांट्स, मर्डर ऑफ द किंग, मर्डर ऑफ फादर। तो अगर ऐसे ही और भी आते हैं, लेकिन मैं इन तीनों को अगर आप जान जाएंगे तो उनसे और भी आप वर्ड बना सकते हैं। जैसे अब एक एक मैं बताता हूँ। मर्डर ऑफ इन्फांट्स मतलब होता है, इन्फांट्स मतलब होता है शिशु। तो शिशु का अगर हत्या हो जाए तो उसको शिशु हत्या बोलते हैं, तो उसको इन्फेंटिसाइड बोलते हैं, INFANTICIDE, इन्फेंटिसाइड। तो इसमें देखिए दो वर्ड है, इन्फेंटी और साइड। तो इन्फेंटी का मतलब होता है शिशु, साइड मतलब होता है हत्या। तो ये दो शब्दों से मिला है, शिशु हत्या बोलते हैं, इन्फेंटिसाइड। इसी प्रकार मर्डर ऑफ द किंग, अगर राजा की हत्या हो जाए तो उसको बोलते हैं रेजिसाइड। तो यहाँ पे रेजिसाइड में देखिए, यहाँ भी यह दो भागों से बना होता है, रेजी और साइड। रेजी का अर्थ होता है राजा, ठीक है, किंग, और साइड का मतलब होता है हत्या, तो उसको राज हत्या बोलते हैं। तो जैसा कि मैकबेथ स्टोरी जो कि विलियम शेक्सपियर का ड्रामा है, प्रसिद्ध ड्रामा है, ट्रेजेडी ड्रामा है, उसमें हम लोग ने देखा होगा मैकबेथ ने किस प्रकार राजा डंकन की हत्या किया है। तो वहाँ राजा की जो राजा डंकन की जो हत्या हुई है वो रेजिसाइड है, ठीक है, वो राज हत्या है। इसी का मर्डर ऑफ फादर, फादर की हत्या हो जाए, पिता की हत्या हो जाए, तो उसको बोलते हैं पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड, ठीक है। इसी प्रकार और भी वर्ड आ सकते हैं, जैसे मर्डर ऑफ मदर, तो उसको मैट्रिसाइड बोल देंगे, ठीक है। और मर्डर ऑफ ब्रदर, उसको फ्रेटिसाइड बोल देंगे। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो अपने आप से आप वर्ड बनाते जाएंगे तो आपको
ये सब चीज़ें समझने में बहुत आसानी होगी, बहुत ही आराम से आप इसको समझ जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और यदि आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें और मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में चालू करने के लिए, ठीक है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपना अपलोड करूंगा तो उसकी सूचना आपको हो जाए। यदि आप टेट की तैयारी करते हैं, सुपर टेट की तैयारी करते हैं या टीजीटी की तैयारी करते हैं, पीजीटी की तैयारी करते हैं तो आप मेरे चैनल में बने रहिए और आपको निश्चित रूप से इस चैनल में आपको नए और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। निश्चित तौर से वो आपके लिए लाभप्रद होगा। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।